ये जो स्थिति है कैपिटलिज्म की, इसके मुनाफे भी उसने गिनाए हैं बहुत सारे, जैसा भी बताया कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, लोगों को सस्ते माल मिलने लगे, जो चीज़ें खाने को दिखाई गई वो भी खाने लगे, बाउंड्री है नेशन की टूट गई, माल सारी दुनिया में पहुंचने लगा, एक्सचेंज के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कैपिटलिज्म की बड़ी, कि इन्होंने कैपिटल में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपनी मौत के बीज भी साथ साथ बोए हैं। लेबर इकट्ठी होती चली जा रही है। तो अब कैपिटलिज्म में ये बिल्कुल जो कन्फ्लिक्ट है शार्प हो गया है, दुश्मन आमने सामने खड़े हो गए हैं, ये खून चूसने वाला और ये जिनका खून चूसा जा रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वहारा, जिसका सब कुछ हरण कर लिया गया है और मजबूर है वो, इसलिए रोटी कहाँ से खाए, और वो इसलिए मजबूर है कि अपना माल बेचने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए, माल प्रोडक्शन। लेकिन उनमें एक बड़ी गड़बड़ है, लेबर के अंदर सबसे बड़ा गुण है यूनिटी का। जितने भी दुखी हैं, गरीब हैं, इसलिए हिंदी में उनके लिए कहा गया कि एक कंबल में 3 मजदूर सो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। कैपिटलिस्ट हमेशा compete करने वाला है, एक दूसरे के साथ compete करेगा, कभी यूनिटी नहीं ला सकता। अदानी अंबानी को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, अंबानी अदानी को नीचे कोशिश करेगा, और मजदूर यूनाइटेड लेकर के, आधी तुम खा लो आधी हम खा लें, मिलजुल के ज़माने में गुजारा कर लें। ये यूनिटी जो है, ये सबसे बड़ा गुण है लेबर का। इस यूनिटी में फूट नहीं पड़नी चाहिए। यही तो गुण है, ये सबसे बड़ा हथियार है लेबर का। इनके पास कोई तलवार नहीं, कोई तोप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूनिटी। और उसकी वीकनेस क्या है? कंपटीशन। दूसरी वीकनेस क्या है कि तुम अगर एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो तुम्हें तो भूखा रहने की आदत पड़ी हुई है। तुमने एक दिन हड़ताल कर दिया न्याय के खिलाफ और लेबर तुम्हारी उसने वेज काट ली, तो तुम्हें तो भूखा रहने की आदत पड़ गई है, लेकिन उसको आदत नहीं है। तुमने एक दिन हड़ताल कर दी तो उसका 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। इसलिए या तो वो तुम्हें मारने के लिए गोली चलाएगा, और या फिर जल्दी से कोई ना कोई सुलहनामा करने की कोशिश करेगा। अपनी कमज़ोरी, उसकी एक कमज़ोरी है। तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम आया, 5वां जो हिस्ट्री आया, इसमें वो कन्फ्लिक्ट बिल्कुल शार्प होकर खड़ा हो गया। लेबर को कहा हमने प्रोलतार, सर्वहारा, और उसको हमने कहा बुर्जुआ, सरमाएदार, पूंजीपति। पूंजीपति एक तरफ खड़े हो गए और ये एक तरफ खड़े हो गए। ये 5 हमने इतिहास के कार्य जो हम हैं, इन पर हम पहले भी विचार कर चुके हैं, इनको आज हमने रिपीट कर दिया। अब इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मार्क्स कहता है कि आज तक की हिस्ट्री दुनिया की वो डायलेक्टिकल ढंग से ही चली है। कन्फ्लिक्ट, सारी हिस्ट्री जो है दुनिया की, हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट है। टकराव की हिस्ट्री है। जिस दिन प्रिमिटिव कम्युनिज्म ख़त्म हुआ, प्री हिस्टोरिकल पीरियड जाते, जैसे ही हिस्टोरिकल पीरियड आया, हंटर और स्लेव का उनमें टकराव होना शुरू हो गया। स्लेव कहने लगे अपने शिकार मार के लाते हैं, तो मज़े से इनके कबाब वबाब बना के खाता है, मुर्गे उर्गे बना के खाता है, हमें ऐसे ही कच्चा मांस दे देता है सारा, या हम जो भी लाते हैं। टकराव शुरू हो गया, लेकिन वो शार्प नहीं था टकराव, उसमें शार्पनेस नहीं थी, क्योंकि वो इतने यूनाइटेड नहीं थे, जितने यूनाइटेड नहीं थे जितने चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चर में आया कि पेजेंट्री बड़ी शांत होती है, और मौरूसी किसान जो होता है वो तो बिल्कुल यूँ होता है कि अगर मैंने ज़रा सा भी इसके आवाज़ उठाई तो मौरूसी मेरे बच्चे को ही किसान अगली बार नहीं देगा, किसी और को दे देगा किराए पर ज़मीन। तो पेजेंट्री में उतनी यूनिटी नहीं जीत को उसका वो कर सके। तो अब ये शार्प कहाँ से आ गया? मिल जो कल्चर है, इंडस्ट्रियल कल्चर जो है, इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा के मज़दूरों को इकट्ठा कर दिया। एक एक इंडस्ट्री में 100 150 200 आदमी लगे हुए मज़दूर, यूनिटी हो गई सारी की सारी। अब इसको एक्सप्लेन किस तरह किया है
कि सारा कन्फ्लिक्ट से चला है। हर एक थीसिस पैदा हुई और उस थीसिस के अंदर ही उसकी डिस्ट्रक्शन के बीज ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं। आप जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी पैदा करोगे तो आपको किसान किराए के रखने ही पड़ेंगे और यही किसान आपके दुश्मन बन के आपसे छीनेंगे। तो आप हर एज में क्या होगा कि जब भी आप उस एज में प्रोग्रेस करोगे, सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने आप पैदा होते चले जाएंगे। और ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हैं, ये सारी हिस्ट्री की सारी इसमें चल रहे हैं जितने भी हैं। थीसिस के खिलाफ एंटी थीसिस अपने आप पैदा हो रही है, नेचुरल पैदा हो रही है। ये नेचुरल डिस्ट्रक्शन का फीड अपने आप है। ये शुरू का जो इनका सिद्धांत था, नेगेशन ऑफ द नेगेशन, ये इसको नेगेट करके आगे बढ़ेगी सोसाइटी। तो ये सारी की सारी सोसाइटी में इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि कन्फ्लिक्ट 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 होते चले जाएं। तो ह्यूमन हिस्ट्री सारी जो है क्लास कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है। हमेशा थीसिस और एंटीथेसिस दो है रही हैं। सारी सोसाइटी में एक तरफ थीसिस होगी अमीर, एक तरफ गरीब, एक तरफ वो जिससे सब कुछ छीन लिया है आपने, उसकी मानवता की हरण कर लिया। इसकी मानवता का ये हमने शुरू में पहले कहा था कि मार्क्स में और लेनिन में थोड़ा अंतर हो गया है। लेनिन ने बाद में उतनी ऊंची बातें नहीं सोची जितनी मार्क्स ने, क्योंकि मार्क्स ने अपने यहाँ जो लिखा है वो हैव नॉट का, वो इकोनॉमिक्स के आधार पर हैव नॉट नहीं लिखा कि भाई इसके पास रोटी नहीं है हैव नॉट। उसने कहा मानवता के आधार पर। इसकी मानवता छिन गई है। ये रेलम ऑफ नेसेसिटी में रह रहा है, मजबूरी का रेल में है। इस रेल में क्या रह रहा है कि बाज़ार में जाएगा, चौक पर खड़ा हुआ है, रोज़गार मिल गया तो ठीक है, नहीं भूखा आएगा तो जाकर के किसी के कैपिटलिस्ट के चरण पकड़ेगा, जो मुझे अपने मिल गए, छोटी जगह पर रख लो, मैं झाड़ू ही लगा लिया करूँगा सारा का सारा। ये रेलम ऑफ नेसेसिटी में मंडी के आलू की तरह और प्याज की तरह अपने आप को बेचने के तैयार हो जाता है, क्योंकि बच्चों को रोटी खिलानी है, खुद भी रोटी खानी है, पेट की आग कैसे बुझेगी। तो मजदूर अपनी मानवता को बेचता है, मजदूर बाज़ार में मंडी के सौदे की तरह से। और ये जो कैपिटलिस्ट है ये भी हैव नॉट है। लेनिन ने तो इसको हैव कह दिया। ये हैव नॉट क्यों है? ये वैम्पायर थ्रस्ट, खून पीने वाली चुड़ैल है ये। इसकी मानवता बिल्कुल नष्ट हो गई है। इसमें तो मानवता है ही नहीं। जिस दिन ये गरीबों का कल्याण सोचने लगेगा, ये चुड़ैल खत्म, ये भी मानवता आ जाएगी इसमें। तो हमने दोनों को मानव बनाना है, ऐसा सिस्टम लाना है कि ये गरीब भी अपनी गरीबी, अपनी मजदूरी न बेचे, अपने आप की अपनी मानवता को मंडी का माल ना बनाए, और ये जो खून चूसने वाले हैं ये भी खून ना चूसे, ये कल्याण की बात करें तो इनमें भी इंसानियत आ जाए। तो दोनों को इंसानियत देने के लिए मार्क्स ने सारा ये सिस्टम बनाया। अब जब पहुंच गए कैपिटलिज्म में तो संघर्ष बिल्कुल तकड़ा हो गया। 1848 में, वैसे तो मार्क्स ने बहुत चूँकि लंबा चौड़ा लिखा है, मैंने कहा 3 वॉल्यूम तो दास कैपिटल के लिखे हैं, बाकी जर्मन आइडियोलॉजी लिखी है किताब बहुत तकड़ी, और भी इस तरह की किताबें लिखी हैं बहुत सारी। तो अब कैसे करें? उन्होंने कहा कि एक तरीका है इसका तरीका है छीन लो। तो 1848 में उन्होंने फिलॉसफी नहीं लिखी मार्क्स ने, चार्टर ऑफ एक्शन लिखा। उसको हम फिलॉसफी नहीं मानते। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो फिलॉसफी नहीं है, वो एक्शन है। भाई इस चीज़ को, इस फिलॉसफी को रियलाइज़ करने के लिए अब मार्क्स ने कहा कि इसमें होता क्या है, जैसे जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलते जाते हैं वैसी वैसी हमारी सोशल वैल्यूज़ बदलती जाती हैं। जो एग्रीकल्चर युग में हमारे नॉर्म थे, जीवन का ढंग था, जीने का तरीका था, औरतें लहंगा पहनती थीं, अब मशीन में लहंगा पहन के नहीं जा सकती, लहंगा फंस जाएगा, मर जाएगी। तो मजबूरी क्या करेगी? ये फैशन नहीं है जिसको हम कहते हैं, ये मजबूरी है कि अगर मैंने मशीन पे काम करना है तो जीन्स पहन के जाऊंगी मैं, और जब जीन्स पहन के जाऊंगी तो सास थप्पड़ नहीं मार सकती कि तूने घूंघट क्यों नहीं निकाला,
तो ससुर के सामने ऐसे क्यों खड़ी हो गई? नौकरी करवा लो मुझसे या घर में घूंघट निकलवा लो। और नौकरी करनी है तो मैं उन कपड़ों को पहन के मरूंगी थोड़ी। तो रहने सहने के सिस्टम ही बदलते चले जाते हैं। जैसे इनको सबको एथिक्स, रिलीजन, नॉर्म्स अपने लाइफ के, वो सारे के सारे सुपर स्ट्रक्चर हैं। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब छाया बिल्डिंग, बुनियाद के ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बनते थे। जैसी जैसी बुनियाद होगी, अगर चौकोर मकान कमरे की बुनियाद है तो गोल कमरा नहीं बना सकते उस पर चौकोर ही कमरा खड़ा होगा। तो सारे के सारे जो हैं वो, और जो ये बनाता है, कौन बनाता है? वो जो पैसे वाला आदमी है। ये गरीब बेचारा क्या बनाएगा? इवन फ्राइड ने भी ये कहा है, लेबर कैन नॉट क्रिएट कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ कौन बनाता है? वो बनाता है जो पैसे वाला है, धनाढ़ आदमी। वो अपने हित के लिए बनाता है। वो ऐसे नॉर्म बनाता है जिसमें वो चीज़ें लिखी हों जो बड़े आदमियों को फ़ायदा दें। देवी की जब पूजा करो तो उसमें देसी घी के चिराग जलाओ। अब मैं एक जगह बताऊं, हम पाठ करने जाते थे रामायण का, तो एक जगह गरीबों की बस्ती में गए। उन्होंने कहा जी हमारे घर में ही पाठ हो जाएगा। हमने कहा हाँ, हर एक के घर में। तो उसके घर में गए। जब वहाँ वो दीपक जला के लाया तो तेल का दीपक ले आया। तो जो हमारे साथ पूजा कराने वाले पंडित जी गए थे, उन्होंने कहा कि देवताओं को तेल का दीपक नहीं जलता है, देसी घी का दीपक जलता है। तो कहने लगा ये जब भगवान ने हमें तेल दिया हुआ है तो हम तो इसी का, जब जिस दिन भगवान घी देगा उस दिन घी का दीपक जला देंगे। तो ये घी के दीपक का नॉर्म किसने बनाया? भाई तेल का दीपक है वो भी रोशनी देगा, घी का दीपक भी देगा, लेकिन घी के दीपक का नॉर्म किसने बनाया? कि देवताओं को देसी घी का नॉर्म ये बनाया उन लोगों ने जो अमीर लोग हैं। और अमीर लोगों ने कहा कि हम असली तो धार्मिक आदमी हम हैं, क्योंकि हम भगवान को मेवा का भोग लगाते हैं, हम भगवान को लड्डू का भोग लगाते हैं, और ये क्या भोग लगाएगा? कुछ नहीं, भगवान को कोई भोग लगा सकता है, इसलिए धर्मात्मा हम हैं। तो धर्म के नॉर्म, मंदिर में गर्भगृह कैसा बनेगा, उसमें गरीब नहीं जा सकेगा, जिसके पास ऐसी थाली होगी वही जा सकेगा। ये नॉर्म किसने बनाया? गरीबों ने थोड़ी बनाया। तो रिलीजन के सारे नॉर्म वही लोग बनाते हैं। जो जिस ज़माने में धनाढ़ वर्ग होगा, शोषण करने वाला वर्ग होगा, वो उसी तरह के धर्म के नॉर्म बनाएगा, उसी तरह की नैतिकता बनाएगा, उसी तरह की और चीज़ें बनाएगा, सारी चीज़ें। अब गरीबों के पास क्या है? गरीबों के पास एक थाली में सबने बैठ के खाना खा लिया। अमीर कहेगा ये तो पाप कर दिया तुमने, अलग अलग बैठो। ये पास बैठना जो है ये तो दुराचार है, एक एक फुट का अंतर होना चाहिए। और अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैंने पंगत का जो सिलसिला कर दिया है, पंगत में सब साथ साथ बैठेंगे। उन्होंने इस नॉर्म को तोड़ दिया, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। हमने सिखों का बाइकाट कर दिया। सिख जो हैं ये तो दूसरे धर्म के चले गए, हमारे धर्म का नॉर्म नहीं मानते। क्यों? हमने जो नियम बनाए थे कि पंगत में जब आदमी बैठेगा तो इतने फासले बैठेगा, अलग अलग पत्तल होगी उसकी, अलग अलग सामान रखा जाएगा, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगा। ये नॉर्म किसने बनाया? जिनके पास धन ज़्यादा है। 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, यहाँ तो एक ही कटोरी में 4 आदमी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये धर्म के नॉर्म, रिचुअलिज्म के नॉर्म, कर्मकांड के नियम, ये सारा वो बनाएगा जो धनाढ़ वर्ग है। और धनाढ़ वर्ग अपने लिहाज से बनाएगा। गरीब को कह देगा कि तुम तो, भगवान तुम पर कभी कृपा नहीं करेगा, तुमने कभी दीपक जलाया नहीं देसी घी का। अब वो बेचारा मजबूर है, क्या करे। तो ये सुपर स्ट्रक्चर जब नियम बदलेंगे और मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे तो ये सुपर स्ट्रक्चर अपने आप गिरते चले जाएंगे।